हेलो। 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 अब बस ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, है ना जी। सबसे पहले तो मेरा सभी महानुभावों को नमस्कार। कुछ दिक्कत आई, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें कुछ समझ हमारी कम है। उस वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो ये आज का जो गोष्ठी रखी है, ये बातचीत रखी है, मुझे लगता है ये बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही सार्थक बातचीत इस विषय पे बहुत वक्त से होती भी रही है। और आज फिर हम एक बार फिर उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। युवाओं से चर्चा, युवा, सोच, समाज, देश, परिवार, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक यूथ से जुड़ा हुआ है, युवा से जुड़ा हुआ है, युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये दुनिया जो हमारे सामने खुलने वाली है, ये उन्हीं की दुनिया है। हम जो लोग हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को एक अपराध बोध होता है जब अपने नौजवान पीढ़ी से बात करते हैं। और वो अपराध बोध इस चीज़ का है कि जैसी दुनिया हमें अपने नौजवान साथियों को, अपने बच्चों को दे के जानी थी, ऐसी दुनिया शायद हम नहीं बना पाए हैं। आज हम तो 50 साल से ऊपर निकल चुके हैं। हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो हमारा भी वक़्त करीब है। बहुत साल गुजार चुके हैं हम अपनी ज़िंदगी के। तो लेकिन जो पीछे की दुनिया है, उसको देख के अलग अलग तरीके के भाव मन में आते हैं कि ये क्या, ये हमने जो जिस तरीके से इसमें योगदान देना था, एक खूबसूरत दुनिया क्रिएट करते, जिस दुनिया को हमने जिया है, जिस समाज को हमने जिया है, जिस आदमीयता को हमने जिया है, कि क्या हमारे बच्चे उससे बेहतर इंसान, एक अच्छा समाज, एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा देश, उसका अनुभव कर पाएंगे। और हमें कई बार, मुझे ख़ास तौर पे ये लगता है कि शायद उसमें हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए, और इस चीज़ का अपराध बोध हमें है। ख़ास तौर पे जो इकोलॉजी और ये हमारा वातावरण है, जो हमारी जो कुदरत है, जिस कुदरत को खा के, सूंघ के, जिसकी सांसों के अंदर हम लोग जीते हैं, वो कुदरत को हमने बहुत गंदा कर दिया है। हम अपनी नौजवान पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जिसमें उनको स्वच्छ पानी मिल सके। हम ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर पाए जिसमें वो जो सांस लें वो शुद्ध हवा में सांस ले पाए। ऐसी धरती उनको नहीं दे के जा रहे जिसमें से उनको स्वच्छ अनाज, एक बहुत ही जो हमारे उनके लिए ऐसा अनाज, ऐसा भोजन मिल सके जिस उस धरती माँ से जो एक कंटेमिनेटेड ना हो, जो एक विषैला ना हो, जिसके अंदर केमिकल्स ना हो। हम ऐसे पहाड़ उनको नहीं दे के जा रहे जिन पहाड़ों से बादल आएँ, छुएं और उसके बाद वर्षा करें, ज़िंदगी आगे बढ़े। तो ये सब आयाम कहीं ना कहीं इस पे हम फेल हुए हैं, इसमें हम नाकामयाब रहे हैं अभी तक। और इसके साथ साथ एक और बात जो ख़ास तौर पे हमें एक समाज के तौर पे या एक देश के तौर पे जो हम नहीं कर पाए, वो है कि जो व्यवस्थाएं हम लोगों को देनी चाहिए थी, उन व्यवस्थाओं के अंदर एक मनुष्य निर्माण की जो संभावनाएं हैं वो सार्थक होती, वो व्यवस्थाएं भी शायद हम नहीं दे पाए हैं। चाहे वो व्यवस्था परिवार की हो, चाहे व्यवस्था शादीशुदा जीवन की हो,
चाहे वो व्यवस्था ऊपर के लेवल पे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी जो गवर्नेंस है, जो हमारा सारा ढांचा जिसमें खड़ा है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें हमारी आर्थिक मामले हैं, जिसमें हमारे आदमी और औरत के कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम फेमिनिज्म के नाम से बोलते हैं, जिसमें हमारा जाति पाति का जो सारा का सारा ताना बुना हमारे समाज में था, उससे अलग होकर एक नई दुनिया जो सिर्फ मानव निर्माण, एक मानव को लेके चलती, तो वो दुनिया शायद हम नहीं कर पाए। और कई चीज़ों में तो जो आज़ादी के वक़्त जब हमें देश आज़ाद हुआ, हमने अपनी खुद एक फ्रीडम का सांस लेना शुरू किया, एक आज़ादी के अंदर सांस ली, तो जो सपने वो हमने देखे थे, तो वो सपने हमारे पूरे नहीं हो पाए। तो सब के लिए हम लोगों को एक प्रायश्चित, एक अपराध बोध बिल्कुल होता है कि हम लोगों को ये एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो आज युवा नहीं हैं, तो उन लोगों को ये जो काम करना चाहिए था नहीं कर पाए, और उसका नतीजा हम सबके सामने है। जैसा देश बनना था वो जैसा देश नहीं बन पाया, जैसा समाज की संरचना हम सब लोगों ने सोची थी ऐसा समाज नहीं बन पाया, और जैसा इंसान हमने सोचा था, वो जो उसकी इंसान निर्माण की, एक मनुष्य निर्माण की जो सारे के सारे ढांचे हमने खड़े किए थे, जिसमें से हमारी शिक्षा एक बहुत बड़ा ढांचा था, संस्कार का एक बहुत बड़ा ढांचा था, हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा ढांचा था, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत विरासत पड़ी हुई थी, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे जो रिचुअल्स हैं, जीने के तरीके, वो हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी जो थी हमारे ऊपर, वो जो बहुत ही अमीर हमारी धरोहर थी, वो सब कुछ था हमारे पास। उस सब का उपयोग हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जैसा इंसान होगा समाज वैसा ही बनेगा, जैसा इंसान बनेगा ऐसा ही देश बनेगा, जैसा इंसान होगा ऐसा ही परिवार होगा। तो जो उसकी मूल इकाई है इस सारी सृष्टि की, वो कहीं ना कहीं इंसान है, और उसको ईश्वर ने बहुत एक बुद्धि भी दी है, एक विवेक दिया है। उस विवेक को यूज़ करके, उसका प्रयोग करके, उसका सदुपयोग करके एक नई दुनिया खूबसूरत क्रिएट की जा सकती थी, खड़ी की जा सकती थी। उसमें हम अभी तक कामयाब नहीं हुए, और आज हम कहीं ना कहीं पे जोर हमारा इस चीज़ पे है कि हम जो हमने किया, हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसा ना करे, वो जब बड़े हों तो उनको इस अपराध बोध से ना गुजरना पड़े, वो अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया दे के जाएँ, एक स्वच्छ समाज दे के जाएँ, एक अच्छा इंसान दे के जाएँ, एक अच्छा देश दे के जाएँ, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हमारे इस देश में है। तो ये जो सारा कुछ हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं जिस वजह से ये नहीं हो पाया। कुछ समस्याएं हमारी हो सकता है ऐतिहासिक हों, इतिहास में से हमारे ऊपर जो विदेशी ताकतों का राज रहा, उस वक़्त से किस तरीके से हमें डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया, और हमें जात पात में और कितने ही तरीके के हमें जो एक भ्रांतियाँ क्रिएट की गई हमारे दिमागों में, उसमें से वो एक स्वच्छ समाज की संरचना करने में वक़्त लगना ही था, तो वो लग भी रहा है। लेकिन इसमें कोई बहुत निराशा की बात नहीं है, उसमें से हमें फिर उठना है, फिर खड़े होना है, फिर चलना है, और जो कुछ हमारे पास है, इससे खूबसूरत देश कहीं नहीं मिलेगा, इससे खूबसूरत धरती कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ पे सारी जलवायु के जितने भी रूप हो सकते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इससे खूबसूरत हिमालय कहीं नहीं मिलेगा, गंगा कहीं नहीं मिलेगी, ये हवाएं कहीं नहीं मिलेंगी, और ऐसा आदमी भी कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसे संस्कार और संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। हमारे पास ऐसा एक पूरा का पूरा इतिहास है, हमारे पास पूरी की पूरी एक सोच है, हमारे पास एक जीवन पद्धति है, हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। वो सब कुछ के साथ हम एक दुनिया नई क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी आज का नौजवान है, वो क्या करे, वो किस तरीके से जाए, उसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, किस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग को विचलित कर सकती हैं कि वो सही रास्ते पे ना जाके गलत रास्ते पे चला जाए। क्योंकि हम सब मानते हैं कि ज़िंदगी तो छोटी सी है, यहाँ पे तो एक सफ़र है, एक सफ़र हम पूरा करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन उस सफ़र के साथ एक जो एनर्जी हमारे अंदर है, टाइम एंड एनर्जी, दो ही चीज़ें
चलती हैं सारी की सारी हमारे साथ साथ। वक़्त हमारे हाथ में नहीं है, वक़्त तो चलता जाएगा। हम जब बोलते हैं कि बड़े होते हैं, बड़े नहीं होते, शायद छोटे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक शक्ति जो हमारे अंदर है, वो जो कुदरत हमारे अंदर बहती है, वो जो शक्ति है इस युवा अवस्था में सबसे तीव्र होती है। हम सबको पता है कि शक्तिमान युवा की बात हम करते हैं, तो यहीं पे सारी संभावनाएं हैं। लेकिन हमारा युवा शायद आज तक ये भूला बैठा है। वो सोचता है कि कल करूँगा, उसके बाद करूँगा, वक़्त आएगा। अभी तो मेरा ये जो चारों तरफ की माया है, ये भोग विलास की दुनिया है, ये मैटीरियलिस्टिक रियलिटी है, इसको जी लूँ मैं, इन लम्हों को जी लूँ बस। आने वाला दौर जब आएगा उस वक़्त मैं कुछ करूँगा। तो ये जो आगे की तरफ जाना, इसमें से एक चीज़ जो एक हमारी एक वास्तविकता जिसको हम कई बार आंखों से ओझल कर देते हैं, वो वास्तविकता ये है कि जो आज युवा में है वो कल वो नहीं होगा, वो शक्ति नहीं होगी। इसका लगातार इसमें से गिरावट आती जाएगी, और जब ये शक्ति निकल जाती है तो हम एक राख का ढेर बन जाते हैं। तो ये जो वक़्त है, एक पूरी संभावनाओं को लेके इसको जिया जा सकता है। जितनी भी हमारी पोटेंशियल है, जितनी भी हमारे अंदर संभावनाएं हैं, हर एक आदमी को परमात्मा ने एक पूरी योग्यता के साथ, पूरा एक दैवीय चिंतन के साथ उसको कहीं ना कहीं पे क्रिएट किया है। और उन संभावनाओं का आज की जो विज्ञान है वो भी मानता है कि सारी दुनिया जितनी हमारे चारों तरफ है, बहुत लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो उस जीनियस का, उस खूबसूरत बीज जो भगवान ने हमारे अंदर, जिसमें से सारा ये हमारा जो शरीर का मंडल खड़ा हुआ है, तो वो उस बीज की जो रियलाइजेशन है उसको एक वृक्ष में परिवर्तित जो करना है ताकि उसको फूल लग सकें, उसमें फल लग सकें, वो जो संभावना हमारे अंदर है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि हम इस युवा अवस्था का जो प्रयोग और सदुपयोग, इस शक्ति का जो प्रयोग और सदुपयोग करना चाहिए वो नहीं कर पाते। हम लोगों को जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक छोटी सी कथा हमारे छांदयोग उपनिषद में आती है, तो वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा 2 मिनट के अंदर। हम सबको शायद ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। नचिकेता और श्वेत केतु, ये 2 कैरेक्टर्स हमारे उपनिषद के बहुत ही मशहूर कैरेक्टर्स हैं, और सारा का सारा ज्ञान इन 2 कैरेक्टर्स के माध्यम से हम लोगों को देने की कोशिश की गई है। श्वेत केतु जो था, उसके जो पिताजी थे उसका नाम था उदालक। उदालक एक बहुत बड़ा ऋषि था, विद्वान आदमी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बेटे को एक और गुरुकुल था कहीं पे, वहाँ पे भेजा। गुरुकुल में वो गया, 14 साल रहा, बहुत ही मशहूर और एक विद्वान ऋषि उस गुरुकुल को चलाते थे। 14 साल में उसने सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। उसने व्याकरण, जो भी उस वक़्त के करिकुलम होगा उसके मुताबिक उसने पूरी परिपक्वता, एक पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरे ज्ञान के साथ वो 14 साल के बाद दीक्षांत समारोह के बाद अपने गुरु से आखिर वचन लेके वो अपने घर आता है। और घर जब आता है तो आके वो 2-4 दिन उसका जो विचरण है, उसका जो आचरण है, उसकी जो बातचीत है, उदालक और उसकी पत्नी, उसके माता पिता देखते हैं, और देखने के बाद एक विचलित हो जाते हैं। मैं ये बात इसलिए सुनाता हूँ कि ये जो कथा है छांदोग्य उपनिषद की, छोटी सी कथा, इसमें मुझे लगता है सारा ज्ञान, सारा विज्ञान और सारी वास्तविकता, सारा सत्य कहीं ना कहीं पे छिपा हुआ है कि ये जीवन है क्या। एक छोटी सी कथा को उधेड़ लें, यदि हम इसको थोड़ा सा सोच लें, तो इससे खूबसूरत चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी खूबसूरत, इससे बहुत ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस हम सब लोगों के लिए हो सकता है। बहुत विचलित होते हैं कि बेटा सीख तो सब कुछ आया है, लेकिन इसके अंदर तो घमंड आ गया। और ये घमंड और शिक्षा, घमंड और विद्या, दे दोनों का तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता। अब ये इतनी बड़ी बात है कि ये जो एरोगेंस हम सब लोगों में, हमारी युवा पीढ़ी में, ये जो इंडिविजुअलिज्म आया, जो व्यक्तिवाद आया कि मैं हूं, बस मुझे आता है सब कुछ,
मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसमें से जो बाकी की जो चारों तरफ की दुनिया है, उससे जो डिस्कनेक्ट पैदा हुआ है, उसमें से जो दूरी पैदा हुई है, उसमें से समाज में हमारे में बहुत विकृतियां आई हैं। जो जीवन का एक मूल है वो कहीं ना कहीं शालीनता में से निकलता है, वो सरलता में से निकलता है, वो एकात्मक भाव जो है हमारा उसमें से निकलता है। और जो घमंड है उस एकात्मकता को, वननेस ऑफ लाइफ को, ये जीवन चारों तरफ, ये जैसे गीता में भगवान कृष्ण का एक विराट रूप था, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड हम उसके छोटे से कण हैं, हम नहीं होंगे तब भी ये होगा। तो ये सारा का सारा एक विराट रूप है, उस एनर्जी का पिंड है, उस भगवान है सब कुछ यहाँ पे पवित्र है, सब कुछ यहाँ पे सेक्रेड है। यदि हम ये एहसास कर लें, और ये एहसास उस एरोगेंस में से नहीं आएगा जो हमें किताबें पढ़ के आती है। किताबें पढ़ के हमें ये जो सीखने से हमें एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ ईगो क्रिएट होती है, ये हमें बहुत दूर करती है, बहुत विनाश करती है। हमारा जो दिमाग है, हमारी जो पूरी की पूरी अस्तित्व है, उसके खिलाफ काम करने शुरू कर देता है। और आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका दिमाग उसको कहीं और खींचे जाता है, और उसके दिमाग का, उसका जो अस्तित्व है, उसका ये जो पिंड है, उसके ये अंदर की सारी संभावनाएं हैं, उसके अंदर का एक पूरा दिव्य शक्ति है, उससे कहीं दूर चला गया, वो एब्स्ट्रैक्शन में चला गया, इस सारे अस्तित्व को खींचे जाता है अपने साथ। ये एक द्वंद्व क्रिएट होता है, इसी में से टेंशन, हाइपर टेंशन, एंग्जाइटी और दुनिया भर की चीज़, क्योंकि उसका जो दिमाग उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसके अंदर की दिव्यता को सपोर्ट नहीं करता। वो जो वननेस ऑफ लाइफ है वो हमारे अंदर से भी टूट गई है, और हमारा और जो बाकी सब चीज़ है चारों तरफ, उसके अंदर भी एक दरार पड़ गई है। तो उदालक बहुत चिंतित होता है कि ये कैसे होगा। विद्या तो लेके आ गया, सीख तो गया सब कुछ, शास्त्र इसको सब कंठस्थ हो गए हैं, कहीं से भी कुछ पूछ लो बता देता है, लेकिन इसमें घमंड आ गया। और जो विद्या है हमारी, यदि उससे घमंड आ जाता है तो बहुत ही घातक, सबके लिए, खुद के लिए तो है ही खार, क्योंकि जैसा हम मानते हैं इस प्रकृति में दो धाराएं हैं। एक धारा वो है जिसमें दुर्गा माता की हम पूजा करते हैं, उसकी दिव्यता की पूजा करते हैं, जिसमें दिव्य माँ हमारी हमें सब कुछ दिए जा रही है, उसका हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए खड़ा होता है। दूसरी तरफ एक काली माता है जो उसी कुदरत का दूसरा रूप है, जो अंधेरों का रूप है, जो काला है, जिसके चारों तरफ खोपड़ियाँ हैं, जिसमें डेथ है, जहाँ पे हिंसा है, जहाँ पे एक दूसरे आदमी को खाने का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों एनर्जी के रूप हैं। ये जब हमारा जो माइंड एब्स्ट्रैक्शन में चला जाएगा तो शायद हम उस दुर्गा माता की जगह काली माता के उपासक बन जाते हैं। तो इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये जो मानवता है, ये जो सारी सृष्टि है, इसका वननेस को हर वक्त हम कहीं ना कहीं अपने ध्यान में रखें, जिससे दूसरी कोई भी चीज़ है उसके प्रति एक आदर का भाव निकले। वो उसको बोलते हैं कि बेटा, दोनों कुछ उदालक और उसकी पत्नी दोनों कुछ सलाह मशवरा करते हैं कि इस बेटे के लिए कुछ किया जाए, क्या करें, इसको कुछ सिखाना है। विद्या, दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ थोड़ी सी सूचनाएं का ढेर इकट्ठा कर लिया हमने, उससे शायद कुछ नहीं होने वाला, उससे मानव बदलेगा नहीं जब तक वो सारी की सारी विद्या हमारे अंदर नहीं उतरती, हमारे कार्य क्षेत्र में वो नहीं आती, हमारे कण कण में, हमारी सांस में, हमारी एक बात में, हमारे सब कार्यों में वो विद्या उसको एक्सपोजर नहीं मिलता, उसका एक रियल एक्टिवेशन नहीं होता, तब तक उस विद्या का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक सिर्फ औजार है आपके पास, जैसे किसी को हथियार दे दिया जाए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक लॉजिक क्रिएट कर लिया, वो अपनी बात को, गलत को भी सिद्ध करने का उसको रास्ता मिल गया, क्योंकि उसके पास भाषा आ जाती है। उसके बाद चारों तरफ से जो चीज़ें दिमाग में डली हैं उसके ज़रिए वो अपनी जो सोचता है उसको सिद्ध करता है। हर बार वो यही सोचता है कि मैं ठीक हूँ। तो दोनों वो हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी बैठ के चिंता करते हैं, रात को सलाह करते हैं कि इस बच्चे को कुछ हमने सिखाना है।
और अगले दिन वो छांदोग्य उपनिषद के मुताबिक उसको बुलाते हैं श्वेत केतु को। सबसे पहला तो कुछ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। ज़िंदगी में सूचना काफ़ी नहीं है, सूचना का प्रयोग कैसे करते हो आप? उसको बोलते हैं कि एक प्रांत लेके आओ, इस प्रांत में कुछ पानी डाल दो, फिर वो बोलते हैं इस पानी का रंग बताओ क्या है, इसको चख के देखो चारों तरफ। कहते ये तो जैसे पानी का कोई कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई रस नहीं होता। तो वो सब बताते हैं कि यहाँ से चखो, यहाँ से चखो, यहाँ से चखो। तो वो श्वेत केतु बोलता है कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर वो उसमें नमक डालते हैं, वो नमक उसमें, उसको बोलते हैं कि इसमें थोड़ा हाथ घुमाओ, नमक उसमें बिल्कुल घुल जाता है पानी के अंदर। और पानी में जब नमक घुलता है तो फिर उसको बोलते हैं कि इसको चख के देखो। वो चारों तरफ से चखता है तो वो देखता है कि ये तुम्हें नमकीन सॉल्टी वाटर है ये। तो उसके बाद वो सारा का सारा जो ब्रह्मांड की संरचना है उसको वो बताते हैं कि तू है क्या। तू जैसे एक नमक है, नज़र भी नहीं आते हम लोग, हम इतने छोटे छोटे एटम्स हैं। आज की जो साइंस है वो एटॉमिक एनर्जी की बात करती है, ब्लैक होल्स की बात करती है, क्वांटम फिजिक्स की बात होती है। तो शायद ये वही दुनिया थी, ये वही साइंस है जिसको आजकल किसी और तरीके से वेस्ट के अंदर लेबॉर्ट्रीज में साबित करने की कोशिश है, और हमने अपनी साइंस को कहीं बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं। तो वहाँ से उसको उस पानी लेके उसमें नमक डाल के उस बच्चे को ये सिखाया जाता है कि तू, ये जो घमंड तुम्हारे अंदर है ये कुछ नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द होल। तुम सारी सृष्टि का एक हिस्सा हो, छोटा सा कण हो, और इससे बाहर नहीं हो बिल्कुल। वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, वो हमारे कण कण में विराजमान है। तुम ही में नहीं है, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी है, इन पक्षियों में भी है, इन जानवरों में भी है, इन हवाओं में भी है, इस गंगा जल में भी है, इन उड़ते हुए पंछियों के अंदर भी आपको नजर। तो इंसान ही नहीं, बल्कि इंसान से परे की जो गैर इंसानी दुनिया है उसमें भी वो सब कुछ है। और आपका जो व्यवहार है दूसरे इंसान के प्रति, इस सोच में से निकले, इस सोच में से जब निकलेगा आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो जिंदगी और सत्य की समझ आज का नौजवान कहीं इससे काफ़ी हट चुका है, और सारी समस्याएं मुझे लगता है यहाँ से आती हैं। एक और छांद योग उपनिषद में एक और बात थोड़ी सी ज़रा सी जिसमें साइंस की बात आती है, उसकी तरफ जाता हूँ मैं। फिर उसको बोलते हैं कि बेटा ये सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर भी लगता है उनको कि ये कोई बात बनी नहीं, थोड़ा सा अभी कुछ और भी करना पड़ेगा इसके साथ। फिर उसको वो बोलते हैं कि बेटा एक तूने सारा कुछ तो सीख लिया, शास्त्र आते हैं। वो बहुत ही गर्व के साथ बताता है कि जी हाँ, पूछ लीजिए मुझे, किसी शास्त्र से कहीं से पूछ लीजिए, सब कुछ बताऊंगा। आज तक मैंने कोई डिबेट, कोई डिस्कशन में नंबर 2 पोजीशन पे नहीं आया, हमेशा मैं फर्स्ट आया हूँ, सबको हराया है मैंने। आप पूछिए कहाँ से पूछना है। वो एक सवाल पूछते हैं जो कि बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है इसमें सारा जीवन का सार छिपा हुआ है। वो कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, जो सुना नहीं गया, जो सुना नहीं गया वो सुना जाएगा, जो देखा नहीं गया वो देखा जाएगा, जो जाना नहीं गया वो जाना जाएगा, इसका मायना हमें बता दो। वो बच्चा श्वेत केतु सोचता है थोड़ी देर, जवाब देता है कि ऐसा तो सारा कहीं पे शास्त्रों में मुझे सिखाया नहीं गया, मुझे तो ये कहीं पे जिक्र इस चीज़ का आया ही नहीं गया कि जो देखा नहीं गया वो देखा जाएगा, जो सुना नहीं गया वो सुना जाएगा, जो जाना नहीं गया वो जाना जाएगा। ये संदर्भ मेरे वक़्त में तो, मेरे सामने तो कहीं नहीं आया 14 साल में। मुझे लगता है ये छोटा सा सवाल जिंदगी का जो हमारा विकासवादी सिद्धांत है उस पे टिका हुआ है, कि हमारे अंदर का जो बीज है वो पनप सकता है, वो पूरा पेड़ बन सकता है, उस पे फल निकल सकते हैं, हम महामानव बन सकते हैं। हमारे अंदर वो सब संभावनाएं हैं। ये सारी प्रकृति हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है, हमें बहुत कम पता है इसके बारे में। हम लगातार उस कोशिश जो हमारी है कि जो हमें नहीं आता, इस एहसास के साथ चीज़ें सीख सकते हैं।
जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि हमें तो सब कुछ आ गया, तो वो आपका अंत है। ये जीवन हमारा सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के अंदर जो पड़ा हुआ वो बीज है, जो प्रफुल्लित होने को बेचैन है, वो बीज हमारा जीवन। और यदि हमारे दिमाग में जो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, इसको ये एहसास हो गया कि नहीं मुझे तो सब कुछ आ गया, मुझे तो सब कुछ जान लिया, तो वो आपका एंड है। जिस भी टीचर ने या स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि मुझे तो आता है सब कुछ, वो ना तो वो उस दिन टीचर बचेगा। तो ये जो एक सबसे पहली चीज़ जिसको हमें जानना है, वो जानना है कि हमें कुछ भी नहीं आता, बहुत थोड़ा आता है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है। आज के साइंटिस्ट जब इसके बारे में सोचते हैं, आज बड़े बड़े टेलीस्कोप आ गए, स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट जहाँ ब्लैक होल की बात करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की बात करते हैं जो सूरज से पता नहीं कितने हजारों साल दूर तक कितना फैला हुआ है। हम इसमें कितने के हैं, हम होंगे नहीं होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो एक वास्तविकता है, इस वास्तविकता का एहसास कैसे हो हम सबको, क्योंकि मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि यदि आज के युवा के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, किस्म से नॉलेज यदि उसको ना भी कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो इन्फॉर्मेशन बहुत है, उसको बहुत सारे टूल्स उसके पास हैं, उसको कंप्यूटर आता है, उसके पास सब सुविधाएं हैं। इस जनरेशन के पास जितनी सुविधाएं हैं, मुझे नहीं लगता किसी जनरेशन के पास इस तरीके की ऐशो आराम की ज़िंदगी रही होगी, ऐसी संभावनाएं रही होंगी। लेकिन वो संभावनाएं जा किस दिशा में रही हैं? कहीं वो काली माता के मंदिर में तो नहीं जाती, कहीं पुजारी हम उसके तो नहीं बन जाते। आज चारों तरफ हमारे जो एक वातावरण है, हम अपने देश से बाहर भी जरा झांक के देखें, ये जो होड़ लगी हुई है, जिसमें से ये एक पूरी की पूरी हिंसा की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। ये हिंसा की प्रवृत्तियां देशों में जन्म नहीं लेती, ये हमारे अंदर जन्म लेती हैं पहले, क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है इंसान में से निकलती है सारी। वो हम सब वो पिंड हैं कुदरत के जो चारों तरफ नजर आती है। तो सारी जो हिंसा है हमारी, चाहे वो देशों के अंदर हो, आज चीन जिस तरीके से हम लोगों को परेशान कर रहा है, वो सब प्रवृत्तियां उसमें से आती हैं, जहाँ पे ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि मैं सारी सृष्टि का छोटा सा अंश हूँ। जहाँ तक अपने देश की बात है, अपने देश में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमारा जो नौजवान है उसमें कई बार मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, लगभग इंडिया के, हमारे देश के, भारत के हर एक कोने से विद्यार्थी हमारे पास हैं। मणिपुर से, लद्दाख से लेके बेंगलोर, बॉम्बे तक ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चे भी आते हैं। उनको कई बार देख के उनमें ऐसा लगता है कि ये तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया की संभावना पैदा होती है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि इनको जो एक बैलेंस है, जो दिशा है, वो नहीं मिल पा रही है। बहुत कोशिश हम करते हैं। आज का दौर कुछ एक ऐसा दौर है जिसमें दिशा कहीं और से मिलने लग गई है हमें। जो वो वेस्टर्न कल्चर है, उस कल्चर में से, उस संस्कृति में से, उस भोग विलासता में से, उपभोगवादिता में से जो वैल्यूज़ उनको मिलती हैं, वो हमारे समाज को, हमारे मानव को, सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ पे काफ़ी सत्यानाश वो कर चुके हैं पहले। आज वहाँ के लोग इतने परेशान हैं, वो हम सबको पता है। वहाँ पे परिवार किस तरीके से रहते हैं वो भी हमको पता है। वहाँ डिप्रेशन में कितने लोग हैं ये भी हम लोगों को पता है। वहाँ पे ओल्ड एज होम्स कितने हैं वो भी हम सबको पता है कि माँ बाप जो ही बुढ़े हो गए वो ओल्ड एज होम उनके लिए रास्ता है। वहाँ पे किस तरीके का एक टेंडेंसीज उभरती हैं वो हम सबको पता है। तो वो ठीक है, हमें लगेगा देख के खुशहाली है, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ भोग विलास है, लेकिन बहुत कुछ जो अंदर है मर चुका है उनके। तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो आज का नौजवान है उस पे हावी होती जा रही हैं। तो बहुत डर लगता है जब वो लगता है कि उसका जो सोच, उसका पहनावा, उसका खान पान,
उसका जीने के तरीके सभी कहीं ना कहीं पे वो जो पश्चिम देशों की परंपराएं हैं उसमें से निकलते हैं। और उसके कारण एक ये टेक्नोलॉजी भी है। कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान, जैसा मैंने कहा, उसके दोनों रूप हो सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज हम यहाँ पे बातचीत करने लगे हुए हैं, ये उसका सदुपयोग है। और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी से हमें एक डर लगता है कि हमारी ये जो नौजवान पीढ़ी है ये कहीं खो तो नहीं जाएगी। लेकिन एक जो हमें कई बार फ्यूचर जो है, हमारा भविष्य है, उसमें हमारी आंख जा नहीं पाती। हम कहीं ना कहीं पे बहुत थोड़ी दूर तक देख पाते हैं। ये हमारी कहीं ना कहीं पे एक लिमिटेशन है ह्यूमन बीइंग्स की। जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं दे सकते। लेकिन ये जो दुनिया बनने लगी हुई है, ये पाश्चात्य प्रभाव के अंदर ये दुनिया सस्टेनेबल नहीं है, ये चलेगी नहीं। और मुझे डर लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो वेपन जिस तरीके से वैमनस्यता, जिस तरीके की नफ़रतें हम सब लोगों के अंदर खड़ी हो चुकी हैं, उसमें से यदि कोई रास्ता निकल सकता है तो वो भारत हो सकता है। उसमें से भारत की परंपराएं हो सकती हैं, उसमें भारत का नौजवान हो सकता है। तो उन परंपराओं को तलाशना है। बात आज की नहीं है, बात कल की है। बात उस नौजवान की है जिसने यहाँ पे जीना है। बात उस समाज की है जो जिसके अंदर वो सब संभावनाएं हो, जिसमें वो नौजवान अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जी सके, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ। अंदर उसके पूरा का पूरा एक मोक्ष का भाव हो सके, एक निवृत्त हो के कहीं ना कहीं पे वो जी सके, एक पूरी संभावनाओं के साथ जी सके। और जब मरे भी तो एक वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक पूरी संतुष्टि के साथ। क्योंकि ये जो मौत का चारों तरफ डर छाया हुआ है हम सबको आजकल, कोविड में ख़ास तौर पे, इस मौत के साथ एक साथ मुझे लगता है एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है कि हम लोगों ने ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। विवेकानंद को डर नहीं लगा था, ओशो रजनीश को डर नहीं लगा था, शंकराचार्य को डर नहीं लगा था। 30-32 साल में चले गए थे वो। उन्होंने जैसे हंस भगत सिंह को डर नहीं लगा था। हम लोगों को बहुत डर लगता है। अब इसका कारण यही है कि हम जो लोग हैं ज़िंदगी को नहीं समझते, ज़िंदगी जीनी नहीं आती हमें। जिस दिन हमें ज़िंदगी जीना सीख लिया, उस दिन ये मौत भी कहीं ना कहीं बहुत दूर चली जाएगी। क्योंकि उस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा कि मौत हमें ले भी जाए तो हम तो रहेंगे। और रहोगे कब? जब कुछ छोड़ के जाओगे। शरीर के साथ शरीर चला जाए, लेकिन कुछ ना कुछ, कोई बात, कोई आपका योगदान, कोई आपकी सोच, कोई आपकी इन्वेंशन, कोई आपकी इनोवेशन यहाँ पे दुनिया की ज़िंदगी में, इस समाज की ज़िंदगी में, इस भगवान जो चारों तरफ बिखरा हुआ है, इस भगवान की ज़िंदगी में कुछ छोटा सा एक जैसे हम भगवान पे न्यौछावर करते हैं, कुछ कोई लेके जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। यदि आप इस भगवान पे कुछ प्रसाद चढ़ा के गए तो आप यहाँ ज़िंदा रहोगे, नहीं आप मर जाओगे। और जिस दिन आपको लगेगा कि मैंने प्रसाद चढ़ा दिया अपने भगवान को, मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया, तो उस दिन आप कुछ और दुनिया में चले जाओगे। मौत फिर उसके बाद आपका एक जैसे वस्त्र उतारते हैं हम, या रात को सो जाते हैं सुबह जाग जाते हैं, शायद इसी तरीके का एक चीज़ होगी। तो हमारे देश में कुछ और दिक्कतें भी हैं। ये जो जिस घमंड की मैंने बात की है शुरू में, हमारा नौजवान, उसमें से कई संभावनाएं भी पली हैं, लेकिन जो हमारा अभी भी एक पूरा का पूरा समाज है, बहुत बड़ा हिस्सा उसका अभी भी वो जो छोटेपन, जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है हमारे, जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए, पहले उन्होंने हमें सताया, ये उन्होंने राज किया, उन्होंने हमारी सोच कहीं ना कहीं पे बदलने की कोशिश की, हमें एक अपनी जो संस्कृति है उससे दूर किया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए,
तो इतनी सदियों तक जब एक पूरी की पूरी मानवता किसी दूसरे चंगुल में रहेगी, तो उसमें से वो डिस्टॉर्शंस, वो विकृतियाँ आनी बहुत संभावित हैं। तो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ कहीं ना कहीं पे आई, उसमें सबसे बड़ी कुरीति जो जात पात, जाति पाति का जो विष हमारे अंदर है, 70 साल में वो कहीं ना कहीं गायब हो जाना चाहिए था। हम ऐसा समाज बनाते जिसके अंदर सबको अपनी सामर्थ्य के मुताबिक खड़ा होने का, जीने का तरीका मिल जाता, अपनी संभावनाएं तलाश कर पाते, सबको शिक्षा मिलती, कहीं ना कहीं सबको एक रोज़गार की तलाश में कहीं भटकना ना पड़ता, और एक संतुष्टि का जो कल्चर है वो हम लोगों को दे पाते। ये बहुत बड़ी विकृति रही है। इस विकृति ने हमारे समाज को इकट्ठा नहीं होने दिया। इस बिखराव ने हमें जो एक गौरव महसूस होना चाहिए था अपनी संस्कृति पे, अपने ग्रंथों पे, उसमें बाधा डाली है हर वक्त। और मुझे तो ये लगता है कि बीच में कुछ कोशिशें ऐसे भी हुई, हमारी जो राजनीति है उसकी जो गंदगी है, उस गंदगी में ये चीज़ हुई है कि उसमें इस जात पात को, इस बिखराव को और बढ़ाने की कोशिश की गई है। वो कोई समाज जिसमें गुणवत्ता की जगह हमारा रंग, हमारा जन्म या कुछ और चीज़, हमारा कद, उसको अहमियतता देनी शुरू कर दे, वो समाज बहुत ही खूबसूरत समाज नहीं बन सकता। अष्टावक्र के बारे में एक छोटी सी बात है कि अष्टावक्र जब जनक महाराज के यहाँ पे गया, अष्टावक्र में के संदर्भ में सिर्फ 2 ही बातें याद हैं कि एक तो उसका जन्म हुआ था, वो पेट में था, उसका बाप जो था वो एक शास्त्रार्थ करता था, उसने पेट में से आवाज़ दी कि ये क्या कर रहे हो तुम, इसका क्या फ़ायदा है। फादर को बड़ा गुस्सा हुआ, बहुत ही गुस्से में आया, वो उसको कहा कि पेट में अभी पैदा भी नहीं हुआ, अपने बाप को चैलेंज करता है, जा तू 8 जगह से जैसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तू होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ। जनक के राज में 12 साल का था जब जनक की सभा में जाता है शास्त्रार्थ के लिए। जनक की सभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, और वो विद्वान जो हैं जब वो एंटर करता है, लाठी उसके हाथ में है, 8 जगह से वो कुबड़ा है, आदमी तो लगता ही नहीं है, कुछ और ही लगता है, देख के ये भी नहीं पता है ये पशु है, पक्षी है, क्या है क्या नहीं। तो सारे हंसने लगते हैं। जब हंसते हैं सारे, तो वो जो अष्टावक्र है वो भी ठाका मारता है बहुत ज़ोर से। तो वो पूछता है जनक कि भाई ये क्यों हंसे, मुझे मालूम है, ये आपको देख के हंसे, आपके शरीर को देख के हंसे, आपके टेढ़े मेढ़ेपन को देख के हंसे, आप क्यों हंसे हो। उसका जवाब बहुत खूबसूरत है। वो जवाब देता है कि मैं यहाँ ये सोच के आया था कि ये सभा के अंदर आपने विद्वान लोगों को बुलाया होगा, शास्त्रार्थ की बात होगी, वेद उपनिषदों की चर्चा होगी, लेकिन जब मैंने इन लोगों को देखा और इनकी हंसी को देखा तो मुझे लगता है कि राजा जनक ने सब गंवारों को इकट्ठा किया हुआ है। राजा जनक बोलता है कि मुझे तो समझ नहीं आया। वो कहता है ये गंवार ही हो सकते हैं जो मुझे, मेरे शरीर को, मेरी चमड़ी को देख के, वो एक चमार वर्ड यूज़ करता है, और हमारे इतिहास में सबसे पहली बार चमार वर्ड शायद अष्टावक्र ने यूज़ किया है, जिसके बाद ये जाति प्रथा के साथ कहीं ना कहीं पे जोड़ दिया इसको। वर्ण व्यवस्था में शायद ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बोलता है कि जो चमड़ी को देख के आदमी को जज करते हैं, आदमी को परखते हैं, वो विद्वान नहीं हो सकते। इन्होंने मेरे अंदर मैं जो बैठा हुआ हूँ उसको तो देखा ही नहीं, उसको तो जाना ही नहीं। तो हम लोगों को ऐसा समाज कहीं ना कहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी अष्टावक्र बात करता है, जो हमारी अंदर की दुनिया है, जो हमारे अंदर का मैं है, जो हमारे अंदर की दिव्यता है, उसको देख के हम समाज में इंसान की परख करें, ना कि उसकी चमड़ी को, उसके जन्म को, उसके कद को, उसके छोटे चीज़ को, उसके बड़े चीज़ को। जब तक ये होता रहेगा
तो समाज में मुझे लगता है संभावनाएं जो हैं उसके बढ़ने की बहुत कम होंगी। औरत के साथ दूसरा पहलू ये भी कहीं ना कहीं पे हमारे जो मुग़ल प्रशासक थे उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हमारे तो संस्कृति के अंदर आप शंकराचार्य का एग्जाम्पल देख लें। शंकराचार्य की जो मंडप मिश्र के साथ जो डिबेट होती है उज्जैन के अंदर, वो डिबेट कौन सी डिबेट है? उसमें जज कौन है? डिबेट शास्त्रार्थ पे होती है और फैसला ये होता है कि विजेता वो होगा और जो भी विजेता होगा उसकी शर्त उसको माननी पड़ेगी। शर्त भी रखते हैं वो आपस में कि जो हारेगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो इस बहस में हार जाएगा उसको जो दूसरा इंसान है उस जैसा बनना पड़ेगा। यानी कि शंकराचार्य गृहस्थ तो नहीं है, वो एक सन्यासी इंसान है। मंडप मिश्रा जो उसकी वाइफ हैं वो शादीशुदा है। यदि मंडल मिश्रा हार जाता है तो उसको संन्यास लेना पड़ेगा, और यदि सन्यासी शंकराचार्य हार जाते हैं तो उसको गृहस्थ अपनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक सवाल था दोनों के बारे में। लेकिन एक खूबसूरत बात कितनी है, मतलब इससे बड़ी डिबेट और इससे बहुत ज़्यादा सिखाने वाली कोई प्रथा कहीं नहीं मिलेगी कि जज जो बनता है वो मंडल मिश्रा की पत्नी, धर्म पत्नी बनती है। हमारी औरतों का क्या स्थान था उस वक़्त, उनकी विद्वता किस लेवल की थी। हमारे ग्रंथों में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो हमारी औरतों ने लिखे हुए हैं। और उस औरत का, उस धर्म पत्नी का, मंडल मिश्रा की धर्म पत्नी का वैचारिक लेवल पे कितनी बड़ी और कितनी अच्छी इंसान थी, वो देखने वाली बात है कि वो जब डिबेट होती है कई दिन तक चलती है, लंबी ना बात करता हुआ बाद में जो फैसला आता है वो शंकराचार्य के पक्ष में आता है। शंकराचार्य डिबेट जीत जाते हैं और उस वो पत्नी थी मंडल मिश्रा की, उसको अपने पति को खोना पड़ता है। मंडल मिश्रा और उसकी धर्मपत्नी दोनों सन्यासी बन जाते हैं। सन्यास लेके फिर जब तक शंकराचार्य रहे उनके साथ चारों तरफ घूमते हैं। क्या डिबेट थी। आज की डिबेट हम देखते हैं जो टेलीविज़न पे चलती है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। असली डेमोक्रेसी वो थी जहाँ पे पूरा चिंतन से बात होती थी, पूरी न्यूट्रलिटी के साथ होती। हमारे सगे संबंधी देख के मेरा कौन है पराया कौन है इस चीज़ पे फैसले नहीं होते थे। तो हमारे जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं पे हमें ये जो इंटरेक्शन है, जो डिस्कशंस हैं, उसके लेवल ऐसे करने पड़ेंगे। हमारे अंदर से जात पात धर्म ये कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत ही विकृति जो एक वेस्टर्न और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर से एक परम आत्मा को, एक परमात्मा को मानने वाला काफिर वाला जो कॉन्सेप्ट है, कन्वर्शन वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पे ये हमारे जो सोच है उससे कहीं मेल नहीं खाती। तो औरतों के साथ हमने जो एक सेकेंडरी पोजीशन दी, पर्दा सिस्टम आया कहीं ना कहीं पे, एक सती का कॉन्सेप्ट आया जब इस तरीके से औरतों की बेइज्जती होती थी। औरतों को मुस्लिम जो रूलर्स थे अपने हबस के लिए यूज़ करते थे, अपने ऑनर को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो मुंह को ढकना, और उसके बाद सती का ये सारे के सारे हमारे जो कुरीतियाँ हैं कहीं ना कहीं वहाँ से जन्म लिया इन्होंने। तो ये औरतों की स्थिति कैसी हो इसको हमें देखना पड़ेगा, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। औरत को भी वही दर्जा मिले जो किसी आदमी को मिलता है। औरत की जो पवित्रता है वो वही हो जो राम की सीता की पवित्रता थी। सब कुछ होने के बावजूद भी वो सारा का सारा सीता की तरह से, माँ की तरीके से, बहन के तरीके से जो संबंध हैं उसको हम जिएं। और तीसरी बात जो है उसमें परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमने इस व्यक्तिवाद में, हमने इस एरोगेंस में, इंडिविजुअलिज्म, तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर हमने परिवारों को खो दिया। परिवार पहली कड़ी है समाज की। जगराम भाई साहब इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं, हमारे प्रचारक महोदय। मैंने 2-3 बार सुना है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा कि परिवार इंसान बनाता है, और एक बार इंसान बन जाए तो फिर उसके बाद समाज बनता है।
परिवार में जो कड़ी है, आदमी की कड़ी जो है, परिवार कड़ी में से वो बनती है। हर जो आप करते हो, आपका आपस में एक दूसरे से बातचीत कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके जीने के तरीके कैसे हैं, आप पेड़ पौधों के साथ किस तरीके के व्यवहार करते हो, एक आदमी दूसरे आदमी से कितना प्यार मोहब्बत करता है, तो वो सारी दुनिया में आगे जाके फैलता है फिर। तो आप ये सारे के सारे जो अंदर की दुनिया है, हमारी इमोशन और भावनात्मक दुनिया है, जो जोड़ती है हमें, भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ दिमाग पे चले जाएंगे तो टूट जाएगा सब कुछ। दिमाग तोड़ता है, ये जो हमारा जो भावनाएं हैं वो जोड़ती हैं। तो भावनात्मक पहलू हमारी ज़िंदगी का जो बहुत ही रिच हो सकता है और होना चाहिए, वो हमें परिवार से सीखते हैं। परिवार जो है उस कड़ी को संभालना हमारे नौजवान के लिए। हमारे देश में ओल्ड एज होम बने, ये शर्म की बात है। हमारे जहाँ पे पिता को भगवान का दर्जा दिया है, वहाँ पे माँ और बाप जो हैं वो एक वृद्ध आश्रम के अंदर जाके रहें, तो ये हमारी विकृति का कहीं ना कहीं प्रतीक है। तो उस परिवार को भी हमने बचाना है। चौथी बात, इस कुदरत को बचाना है, क्योंकि हम सब कुदरत के हिस्से हैं, हम कुदरत हैं। इसी कुदरत को खा के हम, ये कुदरत ज़िंदा है, ये कुदरत ठीक नहीं होगी, कुदरत विकृति आ गई इसमें, ये पॉल्यूटेड हो गई तो हम भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे, हम भी गंदे हो जाएंगे, हमें भी बीमारियां लगेंगी, हमें भी कोविड-19 से गुजरना पड़ेगा। आज जो बात होती है कोविड-19 की, शायद हम इसके इलाज की बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये हुआ क्यों इसकी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। ये हमने कुछ गड़बड़ की है, हमने इस कुदरत को कहीं ना कहीं दूषित किया है, विषैला किया है। और वो विषैलापन, अब क्योंकि इस कुदरत को खाए बिना तो हम जी नहीं सकते, इन्हीं हवाओं को लेके हमें ज़िंदा रहना है, इसी जल को पी के हमने ज़िंदा रहना है, इसी अन्न भंडार जो इस पृथ्वी में से निकलेगा, इस धरती माँ के इस गर्भ में से जो चीज़ निकलेगी उसी को खा के ज़िंदा है। इसके गर्भ को यदि हमने बीमार कर दिया तो वो फिर ज़िंदगी, हम भी बीमार होंगे, हम पे भी ये बैक्टीरियाज, ये वायरस इसी तरीके से आएंगे। इस बैलेंस को, इस कुदरत और इंसान का जो बैलेंस है, ये हमने ख़राब किया, कुदरत ने ख़राब नहीं किया। लेकिन एक एहसास हमको, ये कुदरत बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे हैं। जिस दिन हमने ये एहसास, ये धरती माँ, ये एहसास से अलग हो गए, ये माँ फिर दूसरा रूप ले लेती है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो काली माता का रूप। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका हम सबको एक कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा। हमारी पॉलिटिक्स, नौजवान और राजनीति की बहुत बात होती है, लेकिन एक बात इसमें हमेशा हमें ध्यान रखनी है, राजनीति और धर्म की भी बहुत बात होती है। धर्म में राजनीति ना हो, लेकिन राजनीति धर्म के बिना यदि होगी तो यही राजनीति होगी जो आजकल होती आई है इस देश में बहुत सालों से। वो राजनीति जिसमें धर्म हो, जिसमें मानवीयता हो, जिसमें कंपैशन हो, जिसमें दर्द हो, जिसमें पूरी एक सोच हो, एक राष्ट्र की सोच हो, इस धरती माँ की सोच हो, इंसान के बारे में सोच हो, वो राजनीति क्रिएट करे युवा। ना कि इधर और उधर जाके कहीं ग्रुपिज़म और ये सारे के सारे प्रेशर ग्रुप्स को ज्वाइन करके, अंधा होके, ये नारेबाजी करके, अनरेस्ट फैला के, वो जो राजनीति है वो डिसरप्टिव राजनीति है। क्योंकि बहुत सारे दुखी आत्माएं हमारे चारों तरफ हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि हम पॉजिटिव वे में कोई राजनीति का स्पेस हमें नहीं मिल सकता। वो हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि चीन के साथ मिलके, रूस के साथ मिलके कहीं डिसरप्शंस की जाए, तोड़ फोड़ की जाए, बांटा जाए, एक हिस्सा हमारे साथ लगे, उस हिस्से के साथ उसमें से टेररिज्म का भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस देश को, इस समाज को, इस मानव को सबसे पहला काम हमें बिखेरना है, फिर इसके ऊपर कब्जा करना है। तो ये जो इस तरीके की राजनीति है, इससे हमारा नौजवान है उसको जुड़ना क्या, उसको नेगेट करना, ये उसका सबसे फ़र्ज़ है, सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि वो इसका हिस्सा ना बने। वो समाजवादी, मानवतावादी, धर्म पे चलने वाली एक राजनीति, जो हमारे संस्कारों के अनुसार चलने वाली राजनीति,
हमारी संस्कृति को अपहोल्ड करने वाली राजनीति, उसके साथ खड़ा हो, किसी और ऐसी राजनीति के साथ ना खड़ा हो जो सब कुछ तोड़ दे। क्योंकि एक चीज़ हमें सबको ध्यान रखनी है, जो नेक्स्ट बात मैंने 2 मिनट में बोलनी है, वो देश और आदमी, नौजवान की जब हम बात करेंगे, मानव की एक बहुत बड़ी उसकी एक विडंबना है कि उसका जो, जिसका मैंने शुरू में बात किया है कि ये जो उसकी सोच अंदर, ये जो बीज है, इसको बड़ा करने में ये चारों तरफ की कुदरत लगती है, एक समाज लगता है पूरा। आप जो भी कुछ बनते हो, उस सफ़र में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ी होगी, आपको खींच के आगे बढ़ाया होगा 4 कदम। हर एक वो इंसान जो आपके पास से गुजरा है, उसने कुछ ना कुछ ने आपको दिया होगा। तो ये सारी सृष्टि उस बीज को खाद पानी, उसको वो क्लाइमेट, वो सारा कुछ प्रबंध प्रदान करती है, तब हमारी संभावनाएं पैदा होती हैं। तो हमारा जो देश होता है, वो देश हमें वो सब कुछ देने की कोशिश करता है। वो हमारे लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे चारों तरफ लीगल सिस्टम्स, हमारे चारों तरफ पुलिस, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पे, ताकि हम लोग, जब तक एक निर्भीकता आदमी के अंदर नहीं होगी, फियरलेसनेस, एक ऑटोनमी, एक आज़ादी सोचने की, जब तक उसके अंदर भय ग्रसित वो रहेगा, वो नई चीज़ नहीं सोच सकता। वो जो उदालक ने कहा था कि जो नहीं सोचा गया वो सोचा जाएगा, वो नहीं जाना गया वो जाना जाएगा, तब तक वो संभावना पैदा नहीं होगी। नई दुनिया की कल्पना वो सार्थक नहीं होगी जब तक ये ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे अंदर नहीं क्रिएट होगा। तो हमें निर्भीकता, हमारे अंदर एक पूरा का पूरा सुरक्षा का वातावरण पैदा करना, सिस्टम्स ऐसे क्रिएट करना जिसमें से वो सुरक्षा इंश्योर हो सके, हमारी रोटी पानी का इंतजाम करना, हमें शारीरिक तौर पे ज़िंदा रहने के लिए जो कम से कम ज़रूरतें हैं वो प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे हमें, ताकि हम उस क्षेत्र से स्वास्थ्य में से हमारा वो पनपना जारी रहे। हमारे घर की समस्या, हमारे बिजली की समस्या, ये सारी की सारी जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, और साथ में शिक्षा, जिस शिक्षा में से आपको, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि आपके चारों तरफ के जो आडंबर हैं, जो आपके चारों तरफ की जो वो लेयर्स हैं, जो परतें आपके चारों तरफ ये जम जाती हैं जो आप बड़े होते हो, उसको निकाल के आपकी दिव्यता को निखारना है। तो वो जो दिव्यता को निखारना है, वो जो नई दिशा देने का काम है, वो हमारी शिक्षा करती है। तो हमारा जो देश है ये सब कुछ हमें देता है, भारत माँ हमें ये देती है। तो हम इस भारत माँ को हर वक्त सलाम करते हुए, उसको, उसके आगे झुकते हुए, उसके भी स्वास्थ्य की, वो भी एक फले फूले, बहुत दुनिया में बहुत बड़ा देश हो, ताकि हम लोग भी बहुत बड़े। तो उस देश के बारे में हमारा सोच कैसी है, समाज के बारे में कैसी सोच है, परिवार के बारे में हम कैसे सोचते हैं, इस सारी सृष्टि के बारे में कैसे सोचते हैं, इस प्रकृति के बारे में कैसे सोचते हैं, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब कुछ हमारा जो नौजवान है उसको लेके चलना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आज बहुत ही इन संभावनाओं में से मुझे एक नया नौजवान नज़र आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें से 10% लोग भी यदि अपनी उस जो अंदर जीनियस उनके अंदर है, जो उनके अंदर वो दिव्यता है, उसको यदि रियलाइज़ कर लें, उस पोटेंशियल तक पहुंच जाएं, वो कद उनका उतना हो जाए, तो ये देश दुनिया का सबसे, हर एक मोर्चे पे, हर एक दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, सबसे खुशहाल देश होगा। और ये होगा। पूरा विश्वास हम लोगों को अपने युवाओं पे देना है, पूरा इन पे विश्वास करना है, इनके लिए सोचना है। सबसे पहला काम हमें अपनी शिक्षा पे ज़ोर देना पड़ेगा। जो हमने अंग्रेज़ों वाली शिक्षा हमने शुरू करी है, उसमें से कहीं ना कहीं पे वो संभावनाएं पैदा नहीं हो सकी। भाषा के सवाल हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। हम तो जी चुके
मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ यही रही है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी। अंग्रेजी पढ़ाया रोटी रोजी कमाते हुए, अब वो हिंदी भी भूल गया। और मैं जब ना इंग्लिश के लायक रहा ना हिंदी के लायक रहा। हमारा जो युवक है, आधी उसकी एनर्जी इस इंग्लिश को सीखने में निकल जाती है। मैंने ये एहसास किया है, यदि ये भाषा इंग्लिश मेरे ऊपर ना थोपी होती तो शायद मैं और बेहतर इंसान बन सकता था, और ज़्यादा कुछ दे सकता था, अपनी भाषा में लिख सकता था, अपनी भाषा में आगे बात कर सकता था, बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता था, एक पूरे सम्मान के साथ बात कर सकता था, पूरे गौरव के साथ बात कर सकता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता था। अब ना घर के ना घाट के वो वाला हमारा हाल है। तो हम अपनी एनर्जीज़ को क्या ये विदेशी भाषाओं के सीखने में लगाएंगे, या कुछ और बाकी संभावनाओं को तलाश करेंगे? ये सारे मूल प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आज का जो नौजवान है उसको बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा। जिम्मेवारी हम सब लोगों की है, जो थोड़ा बहुत आगे निकल चुके हैं, 20-30 साल पहुंच चुके हैं आगे। हम लोगों को शायद, क्योंकि देश नया आज़ाद हुआ था, हमारे माँ बाप से, हमारे बुज़ुर्गों से ये बातें सीखने को ना मिली हों, लेकिन अब एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है हम लोगों की, जो हमने इन बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनके आगे एक दिया जला सकते हैं, उनको एक रोशनी दे सकते हैं। चलना इन लोगों ने खुद है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये नई पीढ़ी की ऊर्जा शक्ति है, ये माँ दुर्गा की उपासक बनेगी, एक अच्छा समाज खड़ा करने में अपना तन मन धन लगाएगी, उसी में से इनकी अपनी खुशियाँ निकलेंगी, उसी में से अपनी इनकी बेहतरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभारी हूँ इस परिवार का कि इन्होंने मुझे मौका दिया, ख़ास तौर पे जगराम जी का, मेरे भाई जैसे हैं। बहुत मुझे तड़पता हूँ आजकल कि मुलाकात हो जाए। 2-3 बार कोशिश भी कर चुका हूँ कि सर आप आ जाइए या मैं आ जाता हूँ, वो हो नहीं पाया। तो आप सब लोग इस चीज़ में लगे हुए हो, हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, और वो जो देश जिसकी हम कल्पना करते हैं वो देश बनेगा, जल्दी ही बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।